हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बेसल्स और लीजेंडर्स इक्वेशंस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो ऑफ द फॉर्म इज नोन एज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। साथ में यहाँ पर जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसी पावर के x की टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें x का मल्टीप्लिकेशन है और जो y के साथ टर्म है वो स्पेशल टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बेसल्स इक्वेशन नाम से जानते हैं। ये इक्वेशन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है क्योंकि यहाँ पर n का स्क्वायर आ रहा है। द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो इज नोन एज। यहाँ पर भी हम पिछली इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज़ हैं, तीसरे टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आना चाहिए, यानी ये जो वन लिखा है इसके प्लेस पर एन स्क्वायर होना था और यहाँ पर हम वन स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि वन स्क्वायर भी वन होता है, इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बेसल्स इक्वेशन होती है। यहाँ पर n जो था ये इसका ऑर्डर शो करता है, तो यहाँ n के प्लेस पर वन है, इसलिए ये ऑर्डर वन की बेसल्स इक्वेशन है। द बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जीरो इज। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है, वो सिर्फ दिखने में चेंज होता है, एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन वही है। वहाँ पर हमने n के प्लेस पर ज़ीरो किया है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो होगी और इसमें सभी टर्म में से x कॉमन लिया जा सकता है। इस वजह से एक एक x कम हो जाएगा, तो इस तरह से हमें जो फॉर्म मिलेगा वो होगा x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर C इसका करेक्ट आंसर होगा। द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन फॉर अ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n आर। बेसल्स इक्वेशन में हमेशा जो रूट्स होते हैं वो जो लास्ट टर्म ऑर्डर डिसाइड करती है उसी टर्म से हमें मिल जाते हैं, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो इसकी इंडिशियल इक्वेशन मिलती है और m की वैल्यू प्लस माइनस n मिल जाती है। तो इस वजह से इसका आंसर A होगा। द सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज गिवन बाय Jnx एंड रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पर बेसल इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड वे है। Jnx और J माइनस nx उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर Jnx की वैल्यू पूछी जा रही है और Jnx का सही एक्सप्रेशन है Jnx इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेस टू r इंटू वन अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस वन इंटू एक्स अपॉन टू रेस टू पावर n प्लस टू r। यहाँ पर गामा साइन आता है जो रह गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में J माइनस एन एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है और J माइनस एन एक्स J प्लस एन एक्स के जैसा ही होता है, बस इसमें हमें n को माइनस n से रिप्लेस कर देना होता है। तो जब हम इसे रिप्लेस करते हैं J माइनस एन एक्स तो यहाँ पर बाकी सारी कंडीशन सेम आएंगी, केवल हमारे पास n के प्लेस पर माइनस n हो जाएगा जो सेकेंड ऑप्शन में हो रहा है। इसमें भी गामा आप कंसीडर कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बेसल फंक्शन वी हैव J माइनस एन एक्स इज इक्वल टू वॉट व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जब n पॉजिटिव इंटीजर होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि J माइनस एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन रेस टू n Jnx के बराबर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बेसल फंक्शन Jnx when n is a positive or negative integer we have Jn minus x is equal to it is minus वन रेस टू n Jnx, इसलिए
बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल फंक्शन के लिए j1/2x की वैल्यू पूछी जा रही है और इट इज √2/πx इंटू साइन x। वैल्यू ऑफ j-1/2x इज इक्वल टू इट इज √2/πx कोसाइन x। यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं जब पॉजिटिव वैल्यू होती है 1/2 की तो आपको साइन x मिलता है और नेगेटिव वैल्यू के लिए कोसाइन मिलता है। √2/πx दोनों में एक जैसा होता है। ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप इसे डायरेक्टली ही याद रख लें। नेक्स्ट इज j3/2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है √2/πx इंटू साइन x/x माइनस कोसाइन x। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये सम पूछा जा रहा है जिसमें j-1/2x और j1/2x आ रहे हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता हैं। तो √2/πx इंटू कोसाइन x, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में √2/πx का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर x हो जाएगा। साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x का सम 1 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2/πx एज अवर आंसर, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेफरेंस फॉर्मूला फॉर jn(x)। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, x इंटू jn-x इज इक्वल टू n इंटू jn(x) माइनस x इंटू jn+1x। ये फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन होता है। चूज द करेक्ट रेफरेंस फॉर्मूला फॉर jn(x)। अगेन हमसे रेफरेंस फॉर्मूला पूछा जा रहा है। यहाँ पर आंसर है सी, x इंटू jn-x जो कि पहले रेफरेंस रिलेशन की तरह ही है और राइट हैंड साइड में -n इंटू jn(x) प्लस x इंटू jn-1x होता है। इसे आप पहले रिलेशन से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है। राइट हैंड साइड में इस टर्म में नेगेटिव साइन आ गया है और जो दूसरा टर्म है यहाँ नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास n+1 था जो कि n-1 में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से आप दोनों रेफरेंस रिलेशन को फर्स्ट रिलेशन के बेस पर याद रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट रेफरेंस रिलेशन फॉर jn(x)। तो इनकरेक्ट फाइंड करने के लिए हमें करेक्ट रिलेशंस पता होने चाहिए, तो हम इनकरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा था कि x इंटू jn-x की वैल्यू -n इंटू jn(x) प्लस x इंटू jn-1x होती है रेफरेंस रिलेशन 2 में, और jn-x का एक रिलेशन जो हमने देखा था वो फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन था जिसमें यहाँ पर n आता है और बीच में जो साइन है वो नेगेटिव आता है। तो इसे अभी हम होल्ड पर रखते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं A एंड B, इसमें हमें 2 टाइम्स दिख रहा है। ये थर्ड और फोर्थ रेफरेंस रिलेशन हो सकते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों आसानी से उससे डिराइव हो जाते हैं। तो x इंटू jn-x इज इक्वल टू n इंटू jn(x) माइनस x इंटू jn+1x। ये हमारा फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन है। तो RR1 और RR2 ये 2 रिलेशंस हमारे पास हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होने की वजह से हमें मिलेगा 2x इंटू jn-x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव होकर कैंसिल हो जाएगी और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें प्लस है और माइनस है यानी कि x कॉमन में आ जाएगा। तो x इधर कॉमन ले लेते हैं हम और jn-1x क्योंकि पॉजिटिव टर्म था इसलिए ये पहले आएगा, देन नेगेटिव टर्म का माइनस आकर jn+1x। अब हम चेक कर लेते हैं ये रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है क्या। यहाँ दोनों तरफ x है तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो हमारा A ऑप्शन है, यानी कि ये भी करेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है और वैसे ये रेफरेंस रिलेशन 3 होता है। इसी तरह से जब हम इन रिलेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें B वाला ऑप्शन मिल जाता है
जो कि रेकरेंस रिलेशन 4 को शो करता है। इसके लिए हमें रेकरेंस रिलेशन 2 माइनस रेकरेंस रिलेशन 1 करना होता है। इसे आप खुद से चेक कर सकते हैं। और अब जो रह गया है वो लास्ट वाला है, इसलिए आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकरेंस रिलेशन को ही अलग तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि ये रेकरेंस रिलेशन किसके लिए है। तो जे में जो रेकरेंस रिलेशन लिखे जाते हैं वो बेसल्स फंक्शन के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट रिलेशन। अब यहाँ पर हमें करेक्ट रिलेशन फाइंड करके बताना है। j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/n jnx होता है जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये रेकरेंस रिलेशन पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का रिलेशन है। तो ये बेसल्स फंक्शन के लिए रेकरेंस रिलेशन है और ये 5th रेकरेंस रिलेशन होता है। इस रेकरेंस रिलेशन को हम फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन में x⁻n -1 का मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करके चेक कर सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन इसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा वही आपको फर्स्ट रिलेशन में इस टर्म के मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा। इसी तरह से रेकरेंस रिलेशन 6th लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, और इसे फाइंड करने के लिए हम सेकेंड रेकरेंस रिलेशन को x⁻n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ jnx इज इक्वल टू 0 देन द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन इज। यहाँ पर दो तरह से ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, एक अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा के लिए और एक अल्फा इज इक्वल टू बीटा के लिए लिखी जाती है। इस रिलेशन को आप लर्न कर लें। डी ऑप्शन करेक्ट है। इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू jn अल्फा x इंटू jn बीटा x dx इज इक्वल टू 0 व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अब इसी रिलेशन में अगर अल्फा बीटा बराबर हो जाते हैं तो हमें jn अल्फा x का स्क्वायर मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 jn प्लस 1 अल्फ़ा होल स्क्वायर होती है जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ तक हमने बेसल्स इक्वेशन और बेसल्स फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। अब हम लीजेंडर्स इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ये फॉर्म लीजेंडर्स इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन d2y/dx² से मल्टीप्लाइड होता है, जबकि बेसल्स इक्वेशन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता था। यहाँ जो सेकेंड टर्म है इसमें बेसल्स इक्वेशन में प्लस एक्स होता था, जबकि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आएगा जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाइड है। उसके बाद बेसल्स इक्वेशन में x² माइनस n² होता था, यहाँ पर n इंटू n+1 टर्म होती है। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं और ये कहलाती है लीजेंडर्स इक्वेशन। द लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ऑफ द फर्स्ट काइंड इज डिनोटेड बाय। यहाँ पर इनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं और फर्स्ट काइंड के सॉल्यूशंस को हम Pnx से शो करते हैं। चूज द इनकरेक्ट रेकरेंस रिलेशन फॉर Pnx। यहाँ पर हमें Pnx का इनकरेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको सारे रेकरेंस रिलेशन याद करने हैं, तभी आप इनकरेक्ट फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो डी है क्योंकि ये रिलेशन इनकरेक्ट है। यहाँ बीच में जो प्लस साइन आया है उसके प्लेस पर माइनस आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल इज व्हेन m एंड n आर डिफरेंट, यानी m और n बराबर नहीं हैं उस कंडीशन में लीजेंडर पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट्स -1 to 1 होती हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। इसके बाद हमें Pmx और Pnx का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ होता है, इस कारण से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इन दोनों में डैशेस आ रहे हैं यानी कि डेरिवेटिव्स हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल इज व्हेन m एंड n आर इक्वल। तो m और n बराबर हैं, उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? तो pnx स्क्वायर तो मिलेगा ही। इसके अलावा लिमिट -1 to 1 होगी। इस कारण से हमें आंसर B और D में से ही चूज करना है। आंसर इज 2n/2n+1 एंड 2/2n+1। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगेन यहाँ पर रेफरेंस रिलेशन पूछा गया है pnx के लिए, और लीजेंडर फंक्शन के लिए भी 6 रेफरेंस रिलेशंस अवेलेबल हैं, वो हमें याद होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग A इज अवर आंसर। वन ऑफ द रेफरेंस रिलेशंस फॉर pnx इज n into pnx इज इक्वल टू। यहाँ पर कोई भी रेफरेंस रिलेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लीजेंडर्स जनरेटिंग फंक्शन वी हैव pn minus x इज इक्वल टू। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है -1n pnx। फॉर लीजेंडर्स जनरेटिंग फंक्शन वी हैव pn -1 इज इक्वल टू। यहाँ पर x के प्लेस पर 1 हो गया है, तो जो पिछला रिलेशन है pn minus x इज इक्वल टू -1n pnx, इसमें हम x के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं। तो pn -1 इज इक्वल टू -1n pn 1 मिल जाएगा, और pn1 की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से -1n आंसर होगा। द रोड्रिग्स फॉर्मूला फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल इज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें आपको कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है। यूजुअली यहीं पर चेंज होकर क्वेश्चंस बनते हैं। तो C यहाँ पर आंसर है 1/2n इंटू n फैक्टोरियल d⁻n अपॉन dx⁻n x² - 1 का होल रेस्ट टू पावर n। नेक्स्ट इज इफ pnx इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देन k इज। तो यहाँ पर k की जगह मिसिंग है, तो यहाँ पर k के प्लेस पर क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ये रोड्रिग्स फॉर्मूला का रिमेनिंग एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। तो k की वैल्यू 1/2n फैक्टोरियल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है p2x इज इक्वल टू। यहाँ पर हमसे p2x की वैल्यू पूछी जा रही है, और हमारे पास रोड्रिग्स फॉर्मूला है pnx इज इक्वल टू 1/2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू d⁻n अपॉन dx⁻n इंटू x² - 1 रेस्ट टू पावर n। यहाँ पर n के प्लेस पर 2 है, इसलिए हम n को 2 पुट कर लेंगे। हमें मिल जाएगा p2x इज इक्वल टू 1/2² यानी कि 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू d² अपॉन dx² यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है x² - 1 का होल स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/8 इंटू एक डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं, एक को अभी रहने देते हैं। तो 2 इंटू x² - 1 इंटू 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² का डिफ्रेंशिएशन होगा, और इन दोनों 2 से हम इस 8 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास 1/2 इंटू, अब डेरिवेटिव फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं x³ - x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3x² - 1। सो आवर आंसर इज C। सिमिलर वे में आप p0x फाइंड कर सकते हैं। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 2 to the power 0 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि d⁻0 हो जाएगा, और यहाँ पर x² - 1 रेस्ट टू पावर भी 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 1 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली p1x की वैल्यू x आती है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज इंटीग्रल -1 to 1 p2x इंटू p3x dx इज इक्वल टू व्हाट। अभी हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी देखी थी, तो इसमें -1 to 1 जो इंटीग्रेशन होता है उसमें pm और pn, अगर m और n बराबर नहीं होते हैं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 0, इसलिए आंसर है D, क्योंकि 2 और 3 बराबर नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल -1 to 1 p2x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट। ये भी ऑर्थोगोनलिटी है लीजेंडर्स फंक्शन की, तो इसके लिए हमारे पास m और n बराबर हैं, और जब m और n बराबर होते हैं तो उसका एक्सप्रेशन था 2/2n + 1, और यहाँ पर हमारे पास n के प्लेस पर 2 है, इसलिए 2/2 × 2 + 1 सो दैट 2/5। तो इस तरह से इसका आंसर होगा B। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।